नमस्कार दोस्तों, हर कहानी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। कुछ सवाल रह जाते हैं और उन्हीं सवालों में छुपा होता है अनसुना सच। तो चलिए अब सीधे सच पर आते हैं। आज हम फिलीपींस के एक ऐसे केस की गहराई में उतरेंगे जो आधिकारिक तौर पर तो सुलझ चुका है। हाँ, मतलब कातिल मिला, उसने अपना जुर्म कबूला भी और फिर जेल में ही उसकी मौत हो गई। केस बंद। लेकिन क्या वाकई? क्योंकि हमारे सामने जो जानकारी है वो एक अलग ही कहानी बताती है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक भयानक अपराध की नहीं है, ये भी दिखाती है कि जब जनता और सरकार का दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जांच कैसे सच्चाई से भटककर एक सुविधाजनक कहानी गढ़ने लगती है। सही कहा। ये क्रिस्टीन ली सिलावैन का केस है और ये केस इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सबूतों को एक पहले से तय की गई थ्योरी में फिट करने की कोशिश की जाती है। इस कहानी में एक कातिल तो मिला, पर हमारे सोर्सेज में दिए गए फैक्ट्स इतने विरोधाभासी हैं कि सवाल आज भी जिंदा है, क्या वो असली कातिल था? और ये समझने के लिए कि पुलिस एक ऐसी कहानी पर क्यों और कैसे पहुंची, हमें उस दिन पर वापस जाना होगा जब ये सब शुरू हुआ था। हाँ। तो चलिए सबसे पहले क्रिस्टीन से ही शुरू करते हैं। कौन थी क्रिस्टीन ली सिलावैन? क्रिस्टीन फिलीपींस के लापू-लापू शहर में रहने वाली एक 16 साल की लड़की थी। उसकी माँ लॉर्डेस एक सिंगल मदर थी और क्रिस्टीन अपने 3 भाई बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और क्रिस्टीन इस बात को बखूबी समझती थी। मतलब वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। हमारे सोर्सेज में उसे ड्रीम चाइल्ड कहा गया है, यानी ऐसी बेटी जिसकी ख्वाहिश हर माँ बाप को होती है। और ये बात इस केस के लिए बहुत जरूरी बन जाती है। वो बहुत जिम्मेदार थी। जब उसकी माँ और बड़ी बहन काम पर होते तो वो घर संभालती थी, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती थी। कोई फालतू जिद नहीं, कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल। उसे के-पॉप और एनिमे पसंद थे, लेकिन उसके दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका धर्म और चर्च भी था। हाँ, वो अपने घर के पास एक चर्च में रोज सेवा करने जाती थी, एक भी दिन मिस नहीं करती थी। और उसका यही जिम्मेदार और पाबंद स्वभाव था, जिसकी वजह से 10 मार्च 2019 की रात जब घड़ी में 7 बजे फिर 8 बज गए तो उसकी माँ का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। सही कहा। ये कोई ऐसी टीनेजर नहीं थी जो दोस्तों के साथ बाहर रह जाए और घर पर बताना भूल जाए। उसका एक तय रूटीन था। शाम 4 बजे चर्च जाना और 7 बजे तक हर हाल में घर लौट आना। जब वो नहीं लौटी तो उसकी माँ को तुरंत लगा कि कुछ बहुत गलत हुआ है। माँ घबराकर सीधे चर्च पहुंची। वहाँ पता चला कि क्रिस्टीन तो शाम 6 बजे ही वहाँ से निकल गई थी। अच्छा। हाँ, चर्च से घर का रास्ता ज्यादा लंबा भी नहीं था, तो सवाल था वो 1 घंटे से कहाँ थी। रास्ते में उन्हें क्रिस्टीन का एक दोस्त मिला, रयान। उसने बताया कि दोनों ने चर्च से निकलकर पास के एक ठेले से बलूट खाया था, जो फिलीपींस का एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। अच्छा। उसके बाद रयान कुछ देर के लिए वापस चर्च के रेस्टरूम में गया और जब लौटा तो क्रिस्टीन वहां नहीं थी, वो जा चुकी थी। और ठेले वाले ने भी यही बताया। हाँ, ठेले वाले ने भी यही कहा कि वो अकेली ही निकली थी। तो मतलब शाम 6 बजे के ठीक बाद घर और चर्च के बीच के उस छोटे से रास्ते पर क्रिस्टीन अकेली थी। हाँ। और वहीं वो गायब हो गई। उसकी माँ ने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन यहाँ भी उन्हें एक लड़ाई लड़नी पड़ी। हाँ, पुलिस का शुरुआती रवैया वही था जो अक्सर टीनेजर्स के गायब होने पर होता है, कि शायद दोस्तों के यहाँ रुक गई होगी या अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। लॉर्डेस को पुलिस को ये यकीन दिलाना पड़ा कि उनकी बेटी आज्ञाकारी है और ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये कितना दुखद है कि एक माँ को अपनी बेटी की तलाश शुरू करवाने के लिए उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा था। बिल्कुल। पुलिस ने थोड़ी बहुत तलाशी के बाद मामला अगली सुबह पे टाल दिया। ये एक ऐसी चूक थी जिसका अंजाम अगली सुबह बेहद खौफनाक तरीके से सामने आया। 11 मार्च की सुबह। हाँ, 11 मार्च की सुबह क्रिस्टीन के घर से कुछ ही दूरी पर एक खाली मैदान में एक व्यक्ति को एक लड़की का शव मिला। शव की जो हालत थी उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। शरीर आधा नग्न था, लेकिन सबसे भयानक था चेहरा। उसे इतनी बेरहमी से छीला गया था कि मांस की जगह सिर्फ खोपड़ी नजर आ रही थी। पहचानना नामुमकिन था। जब लॉर्डेस को शिनाख्त के लिए बुलाया गया तो वो भी चेहरे से अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई। उन्होंने क्रिस्टीन को उस ब्रेसलेट से पहचाना। हाँ, उस ब्रेसलेट से जो उन्होंने कुछ समय पहले उसे तोहफे में दिया था। और तब ये कंफर्म हो गया कि ये क्रिस्टीन ही थी। इसके बाद जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उसने इस क्रूरता की हदें और साफ कर दी। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर चाकू के 30 से ज्यादा घाव थे,
इनमें से 27 घाव 27 घाव। हाँ, 27 घाव सिर्फ उसकी बाहों पर थे, जो डिफेंसिव वुंड्स की तरफ इशारा करते हैं। मतलब क्रिस्टीन ने अपनी जान बचाने के लिए आखिर तक लड़ने की कोशिश की थी। और चेहरा, क्या उसे सिर्फ पहचान छिपाने के लिए बिगाड़ा गया था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। चेहरे की त्वचा को बहुत बहुत सफाई से हटाया गया था और शायद एसिड का भी इस्तेमाल हुआ था। अच्छा। और इतना ही नहीं, उसकी जीभ, गले का कुछ हिस्सा और एक कान जैसे शरीर के कुछ अंग गायब थे। ये पैटर्न तो ये सिर्फ पहचान मिटाने से आगे बढ़कर एक बहुत ही पर्सनल और साइकोलॉजिकल किस्म की क्रूरता दिखाता है। हाँ, जैसे कातिल का गुस्सा सिर्फ उसकी जान लेने से शांत नहीं हुआ। इस खबर के फैलते ही पूरे फिलीपींस में जैसे आग लग गई। लोग सड़कों पर उतर आए। क्रिस्टीन की भयानक तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं और लोगों का गुस्सा वो आसमान छूने लगा। और इस गुस्से की आग में घी डाला उस समय के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने। वो अपनी वॉर ऑन क्राइम पॉलिसी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पुलिस को खुलेआम धमकी दी कि अगर 1 महीने में कातिल नहीं पकड़ा गया तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो अब पुलिस पर सिर्फ केस सुलझाने का नहीं बल्कि अपनी नौकरी बचाने का भी दबाव था। बहुत ज्यादा। और इसी दबाव के बीच पुलिस को एक अहम सुराग मिला, एक सीसीटीवी फुटेज। हाँ, इसमें क्रिस्टीन एक लड़के के साथ सड़क पर चलती दिख रही थी। वो उसके साथ काफी सहज लग रही थी, जिससे लगा कि वो उसे जानती है। और यहीं से ये फुटेज इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन गया। इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो लड़का इस फुटेज में दिख रहा है, उसकी कदकाठी, चलने का अंदाज, वो सब उस आदमी से बिल्कुल अलग है जिसने आखिर में जुर्म कबूल किया। उस वक्त तो पुलिस का ध्यान इस लड़के पर था क्योंकि वो दोनों परिचित लग रहे थे। पुलिस ने क्रिस्टीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने शुरू किए और शक गया उसके हाल ही में बने एक्स बॉयफ्रेंड जॉन पर। अच्छा, तो पुलिस ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया। पहली नजर में तो ये क्लासिक प्यार में बदले की भावना से किया गया अपराध जैसा लगता है। लगता तो है। जॉन, जो उस समय 17 साल का था, से क्रिस्टीन का ब्रेकअप कुछ ही दिन पहले हुआ था। चैट्स में कुछ डिलीट किए हुए मैसेज भी मिले, जिससे पुलिस का शक और पक्का हो गया। तो क्या उनके पास इस थियरी को साबित करने के लिए कोई सबूत था? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। जॉन की मां चीख चीख कर कहती रही कि उनका बेटा उस शाम घर पे बास्केटबॉल खेल रहा था। लेकिन पुलिस पर नतीजा देने का भारी दबाव था। और फिर खबर आई कि जॉन ने हिरासत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक कबूलनामा जिसपे तुरंत गंभीर सवाल खड़े हो गए। बिल्कुल। जॉन नाबालिग था। कबूलनामे के वक्त उसके साथ कोई वकील या पेरेंट्स नहीं थे और उसकी मां ने आरोप लगाया कि उसे टॉर्चर करके ये कबूल करवाया गया है। यहाँ तक कि क्रिस्टीन की माँ को भी यकीन नहीं था। हाँ, उन्हें भी यकीन नहीं था कि एक अकेला लड़का इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। उन्हें लग रहा था कि इसमें कई लोग शामिल हैं। आखिरकार बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ एक विवादित कबूलनामे के आधार पर केस टिक नहीं सका और जॉन को रिहा कर दिया गया। और पुलिस एक बार फिर वहीं खड़ी थी जहां से शुरू हुई थी और राष्ट्रपति की दी हुई डेडलाइन नजदीक आ रही थी। जांच जैसे एक अंधे कुएं में गिर गई। लगभग 1 महीने बाद 9 अप्रैल को पुलिस ने एक 43 साल के ड्रग एडिक्ट और अपराधी रेनाटो लेनेस को किसी दूसरे मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया। और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद रेनाटो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने क्रिस्टीन सिलावन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। ये एक धमाके जैसा था। अचानक से पुलिस के हाथ में एक कातिल था जो खुद अपना गुनाह मान रहा था। उसने क्या कहानी बताई? रेनाटो ने बताया कि वो सीजे डियाज नाम की एक नकली फेसबुक प्रोफाइल से क्रिस्टीन से बात करता था। प्रोफाइल पर उसने किसी लड़की की फोटो लगा रखी थी और 10 मार्च को उसने क्रिस्टीन को मिलने के लिए बुलाया। हाँ, रेनाटो ने मुताबिक जब क्रिस्टीन ने एक 16 साल के लड़के की जगह एक 43 साल के आदमी को देखा तो वो डर गए और भागने की कोशिश करने लगी। रेनाटो ने कहा कि रिजेक्ट होने के वस्से और ड्रग्स के नशे में उसने कैंची से क्रिस्टीन पर हमला कर दिया और उसे पास के खाली मैदान में खींच कर ले गया। और उसने चेहरा बिगाड़ने की बात भी कबूली। उसने कबूल किया कि पहचान छिपाने के लिए उसने क्रिस्टीन का चेहरा बिगाड़ दिया और फिर वहां से भाग गया। पुलिस के लिए ये केस सुलझ चुका था। उन्हें एक मुजरिम मिल गया था जिसका कबूलनामा भी था। एक मिनट। पुलिस ने एक 43 साल के आदमी को कातिल मान लिया, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज था, फुटेज, उसमें तो साफ साफ एक पतला लंबा लड़का दिख रहा था। पुलिस ने सीधी सी बात को कैसे नजरअंदाज कर दिया? उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने उसे एक नई कहानी में फिट कर दिया। मतलब? उनकी थियरी थी कि फुटेज में दिख रहा लड़का शायद जॉनी ही था जिसने क्रिस्टीन को रेनाटो से मिलवाया। लेकिन इस थियरी के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। ये सिर्फ एक अटकल थी। हाँ, एक अटकल जो रेनाटो की कहानी को फुटेज से जोड़ने के लिए गढ़ी गई थी। ठीक है,
फुटेज की बात छोड़ भी दें तो रेनाटो ने कैंची से हमला करने की बात कबूल की, लेकिन क्या ये ऑटोप्सी रिपोर्ट से मेल खाता है? यहीं पर कहानी में दूसरा बहुत बड़ा झोल है। ऑटोप्सी में एसिड के इस्तेमाल और शरीर के अंगों के गायब होने का जिक्र था, और रेनाटो ने अपने कबूलनामे में इनमें से किसी भी बात का जिक्र नहीं किया। ये बहुत अजीब है कि कोई कातिल हमले का इतना अहम और बर्बर हिस्सा बताना भूल जाए। और भी सवाल थे, जैसे कि जगह। शव क्रिस्टीन के घर के इतने पास मिला था, तो क्या पहली रात की तलाशी के दौरान परिवार वालों और पुलिस को वो नहीं दिखा? सही बात है। क्या उसे बाद में वहां लाकर डाला गया? और सबसे बड़ा सवाल, शोर। शाम के 6 बजे का वक्त था, वो कोई सुनसान आधी रात नहीं थी। जब क्रिस्टीन पर हमला हुआ तो क्या वो चिल्लाई नहीं होगी? किसी ने भी कुछ नहीं सुना। किसी ने कुछ नहीं सुना। इन सारे सवालों के जवाब रेनाटो की कहानी में थे ही नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय इन सवालों की किसी को परवाह नहीं थी। पुलिस पर से दबाव हट चुका था, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, और जनता को एक शैतान मिल गया था जिसे वो सजा दिलाना चाहती थी। लोग रेनाटो के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे। हालांकि फिलीपींस में मौत की सजा का कानून नहीं है। मामला कोर्ट में जाने ही वाला था कि कहानी में एक और इस बार आखिरी मोड़ आ गया। 24 मई 2019 को, यानी अपने कबूलनामे के करीब 1.5 महीने बाद, रेनाटो लीनेस अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है, और उसकी मौत के साथ ही क्रिस्टीन सिलावन का केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कातिल मिल गया, कातिल मर गया, केस खत्म। तो ये थी क्रिस्टीन सिलावन की कहानी। एक होनहार लड़की की क्रूर हत्या, एक ऐसी जांच जो भारी दबाव के चलते शायद रास्ते से भटक गई, और एक ऐसा कबूलनामा जो उस जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर गया। आधिकारिक तौर पर तो रेनाटो लीनेस ही कातिल है, लेकिन उसकी कहानी में मौजूद झोल, सीसीटीवी फुटेज से उसकी कद काठी का मेल न खाना, ऑटोप्सी रिपोर्ट और उसके बताए गए हथियार में अंतर, इन सभी वजहों से फिलीपींस में आज भी बहुत से लोग, यहाँ तक कि क्रिस्टीन का परिवार भी, ये नहीं मानता कि उसे इंसाफ मिला। उन्हें लगता है कि असली कातिल शायद कभी पकड़ा ही नहीं गया, और रेनाटो सिर्फ एक बलि का बकरा था। हाँ, जिसे पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने और जनता का गुस्सा शांत करने के लिए पेश कर दिया। केस की फाइल तो बंद हो गई है, लेकिन क्रिस्टीन के लिए न्याय का सवाल आज भी खुला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।